हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे सीटेट सेकंड पेपर यानी कि साइंस से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ सीटेट सेकंड पेपर के लिए साइंस के लिए कुछ बता दो कि कहाँ से साइंस पढ़ें हम। और लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने साइंस की कहाँ से पढ़ाई की थी, कौन सी बुक से पढ़ाई की थी, कौन से चैनल से पढ़ाई की थी और साइंस में मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं। साइंस में नहीं बल्कि पूरे पेपर 2 में सीटेट के इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, जबकि मेरे पेपर फर्स्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो मेरे सेकंड पेपर में इतने कम मार्क्स कैसे रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है साइंस के लिए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4-5 लाइन में कुछ भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा और ख़त्म हो गया। फोटोसिंथेसिस का ये चैप्टर पूरा बहुत ही डिटेल में करना, क्योंकि इसमें साइंस में ना क्वेश्चन पूरा एकदम डीप लेवल में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी फैक्ट पूछ लिया। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, हर एक प्रोसेस कि कैसे क्या चीज़ होती है। हार्ट के बारे में सभी कुछ पढ़ लेना है कि किस तरह से सिराओं से ब्लड लेकर आया जाता है और किस तरह से हार्ट में जाता है, फिर वो किस तरह से हार्ट उसको प्योरीफाई करता है और कैसे अलग अलग जगह पे वो जाता है ब्लड। तो हार्ट से रिलेटेड पूरा एकदम पूरा सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना, बड़ा बड़ा चैप्टर है ये। इसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं, प्रोटीन के क्या स्रोत हैं और फैट के क्या स्रोत होते हैं। फाइबर के बारे में पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहा है। फाइबर जिसको हिंदी में वृक्षांश या रेसे बोलते हैं, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज़ों में पाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ लेना कि प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर क्या होता है। लाइक प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर आइसोप्रीन होता है। नेचुरल पॉलीमर के बारे में पढ़ लेना, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह। आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना। लाइक रेयन वगैरह के बारे में पढ़ लेना। और आर्टिफिशियल सिल्क का मोनोमर क्या होता है, ये सब चीज़ें। पैराशूट बनाने में कौन क्या चीज़ यूज़ की जाती है, बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने में कौन सी सामग्री यूज़ की जाती है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। श्वसन का पूरा प्रोसेस पढ़ लेना, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक सांस लेने के टाइम पर आपके फेफड़े किस तरह से काम करते हैं और डायफ्राम किस तरह से काम करता है, लाइक ऊपर जाता है डायफ्राम या नीचे आता है, ये पूरा प्रोसेस पढ़ लेना श्वसन के बारे में। पॉलीस्टायरीन के बारे में भी पढ़ लेना। और लाइक कि गन पाउडर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, जैसे कि KNO3 प्लस सल्फर प्लस चारकोल का मिलकर गन पाउडर बनता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। जैसे कि पॉलीस्टायरीन का यूज़ कंघी वगैरह बनाने में होता है और PVC का यूज़ पाइप बनाने में होता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में भी पढ़ लेना। पेन पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसके बारे में पढ़ लेना, जिसका यूज़ वूलन फाइबर्स बनाने में होता है। टेफ्लॉन के बारे में पढ़ लेना कि इसका मोनोमर क्या होता है और इसका यूज़ जो होता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में यूज़ होता है। और टेफ्लॉन का मोनोमर जो होता है टेट्राफ्लुरोथीन होता है। टेरिलीन और डेक्रान का यूज़ कहाँ पर होता है, ये चीज़ें पढ़ लेना। एक टेरिलीन और डेक्रान का यूज़ हेलमेट बनाने में होता है। टेरिलीन जिसको डेक्रान भी बोलते हैं, इसका मोनोमर टेट्राथैलिक एसिड प्लस एथाइलिन ग्लाइकोल होता है। नायलॉन पॉलीअमाइड के बारे में पढ़ लेना, जिसका यूज़ ब्रश के रेसे वगैरह बनाने में होता है और रस्सियाँ बनाने में होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेकेलाइट। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि लाइक बेकेलाइट का मोनोमर होता है फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। और बेकेलाइट का जो यूज़ होता है वो बिजली के स्विच वगैरह बनाने में यूज़ होता है। ये बर्तनों के जो हैंडल बनाए जाते हैं उसमें बेकेलाइट यूज़ होता है, क्योंकि ये टफेस्ट होता है। मेलेमाइन का मोनोमर मेलेमाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। और मेलेमाइन का यूज़ न टूटने वाले बर्तन बनाने में होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, लाइक मुझे 4 कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में पता है, टेरिलिन, नायलॉन, बेकेलाइट और मेलेमाइन, ये होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ लेना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में 2 चीज़ें आती हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन। और थर्मोप्लास्टिक में 2 चीज़ें आ जाती हैं, पॉलीथीन और PVC। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जिसको एक बार गर्म करने के बाद अगर हमने कोई स्ट्रक्चर दे दी है तो वो जल्दी से चेंज नहीं हो पाएगी, या फिर शायद चेंज ही नहीं हो पाएगी। थर्मोप्लास्टिक होती है जिसको अगर हमने गर्म करने पर कोई स्ट्रक्चर दी है तो हम उसको दोबारा से गर्म करने पर उसी स्ट्रक्चर में ला सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया और PVC हो गया। स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन और कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ये 4 चीज़ों को मिलाकर बनता है। ये 4 चीज़ें इसलिए मिलाई जाती हैं क्योंकि क्रोमियम जो होता है स्टेनलेस स्टील को जंग लगाने से बचाएगा और निकेल जो होगा इसको अनुचंबकीय बना देता है। और नॉर्मल जो स्टील होती है उसमें सिर्फ आयरन में कार्बन मिला दिया जाता है। जितना ज़्यादा आप कार्बन मिला दोगे आयरन में उतनी ज़्यादा स्टील जो है हार्ड बनेगी। गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेना कि लोहे पर जो जिंक जिसको जस्ता बोलते हैं उसकी परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और एल्यूमिनियम पर जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि एल्यूमिनियम पर Al2O3 बन जाता है जिसकी वजह से उस पर जंग नहीं लग पाता। उसके बाद तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं, इस पर हरे रंग का जंग लगता है। ये क्वेश्चन तो मेरे वाले सेट में भी रिपीट हुआ था। मेटल और ऑक्सीजन मिलकर मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका नेचर या तो बेसिक नेचर के होंगे वो, या फिर कुछ एम्फोटेरिक नेचर के हो सकते हैं।
नॉन मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो बनते हैं उनका जो नेचर होता है या तो वो एसिडिक नेचर के होंगे या फिर न्यूट्रल नेचर के होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। एसिड प्लस मेटल की जब रिएक्शन कराई जाती है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ा होगा क्योंकि ये रिपीट होता है काफ़ी। ग्रेफाइट और हीरे की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये पढ़ लेना, लाइक कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं नहीं होने देते हैं, ये दोनों की इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना। और कि टार्टरिक एसिड कौन कौन से चीज़ों में पाया जाता है, लाइक इमली में, अंगूर में और कच्चा में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। मरकरी को लोहे के बर्तनों में क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है क्योंकि मरकरी जो है लोहे के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको लोहे के बर्तनों में रख देते हैं। इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं साइंस के पेपर में। जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था तो मेरे साइंस में, मतलब साइंस क्या, सीटेट पेपर सेकंड में मेरे कम मार्क्स आए, 106 मार्क्स ही आए हैं क्योंकि मेरा साइंस करने में ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि साइंस के क्वेश्चन थे सभी डीप, और मैंने सीडीपी करने के बाद ना साइंस ही किया था क्योंकि मुझे पता था कि इसमें ज़्यादा डीप से लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया पर इस साइंस को करने में टाइम का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से मुझे अगले जो तीन सब्जेक्ट या 3% जो मेरे बच्चे थे, मैथ्स का और हिंदी और इंग्लिश का, उनमें कम टाइम मिल पाया और उनको मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा, इस वजह से मेरे कम मार्क्स आए इसमें। क्योंकि आप देखोगे अगर मेरे इंग्लिश के मार्क्स तो काफ़ी कम है मेरे सेकंड पेपर में, और हिंदी में भी ज़्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग गया था मुझे साइंस करने में, और लास्ट में इन तीनों सब्जेक्ट के लिए मेरे पास कम टाइम निकल पाया था, लेकिन फिर भी ये है कि मेरा पेपर पास हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है निक्रोम, जो कि निकिल प्लस क्रोमियम का तार होता है। ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, लाइक हीटर की कुंडली को बनाने में, प्रेस के लिए, इलेक्ट्रिक गीज़र में इसका यूज़ होता है, ये पढ़ लेना अच्छी तरह से। और फ्यूज़ तार के बारे में पढ़ लेना, ब्रॉन्ज मेटल या बेल मेटल जिसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना कि किस किस चीज़ों को मिलाकर ये बनती है। और बाकी साइंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने अपने साइंस की पढ़ाई की थी। सबसे पहले मैंने एक प्रीवियस ईयर्स की बुक मंगाई थी अरिहंत की। उसके बाद मैंने उस टाइम तक ना मैंने कुछ नहीं पढ़ा था बहुत ज़्यादा, कुछ भी चीज़ों के बारे में, स्पेशली साइंस के बारे में। तो मैंने शुरू किया अपना प्रीवियस ईयर लेकर, वो उसमें से साइंस वाला पोर्शन स्टार्ट किया शुरू, वो सभी क्वेश्चंस करना। तो मेरे बहुत ही कम क्वेश्चन सोल्व होते थे, लाइक कितने नंबर का आता है साइंस, 30 का आता है शायद, तो मेरे 10 या 15 ही मार्क्स आते थे उसमें। बट ये पेपर सोल्व करने के बाद मुझे इतना तो आइडिया लग गया था कि क्या क्या चीज़ें आती है साइंस में और क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही है साइंस में, और मुझे किस तरह से अब अपनी तैयारी करनी पड़ेगी साइंस की। सबसे पहले तो मैंने वो टॉपिक्स लिखे जो जो टॉपिक्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे थे साइंस के पेपर्स में, क्योंकि मैंने पेपर्स की बुक मंगाई थी, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स थे वो सारे टॉपिक लिखने के बाद मैंने उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया अपने नोट्स से। जो मतलब मैं अपने अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, केवीएस वगैरह की, तो जो मैंने वो नोट्स बना रखे थे साइंस वगैरह के, मैंने वहाँ से चीज़ें पढ़ना शुरू की। थोड़ा सा पढ़ने के बाद, मतलब कुछ टाइम पढ़ने के बाद, मैंने दोबारा से वो चीज़ें सोल्व करनी स्टार्ट की, लाइक अपनी प्रीवियस ईयर्स की जो बुक थी उसको दोबारा सोल्व करने का सोचा कि इस बार देखती हूँ कि साइंस में कितने नंबर आते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद, वो सब सोल्व करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी तैयारी तो कुछ भी नहीं हुई है साइंस की, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने ही आ रहे थे फिर भी, मतलब पहले 10 आ रहे थे तो 10 या 15 आ रहे थे, तो अब थोड़े से ज़्यादा 16-17 आ जा रहे थे, बस इतना ही फ़र्क पड़ा था। उसके बाद मुझे तो लगा कि मतलब साइंस की तैयारी तो मेरी बिल्कुल ही नहीं हुई है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा साइंस का। फिर मैंने अपनी ना एक फ्रेंड से पूछा कि वो कहाँ से कर रही है साइंस की तैयारी, क्योंकि मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे तो साइंस में कुछ मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं और ना मेरी तैयारी हो पा रही है साइंस की, मैं कहाँ से तैयारी करूँ। उसका नाम साधना है, तो उसने बताया था मुझे कि यूट्यूब चैनल पर एक, मतलब यूट्यूब पर एक चैनल है क्विक साइंस, वहाँ से पढ़ रही थी वो। तो उसके बाद मैंने भी वो चैनल खोला और थोड़ी सी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट की। तब थोड़ा मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब अब चीज़ें थोड़ी समझ आ रही है, क्योंकि उसमें ना सीटेट के लेवल की साइंस पढ़ा रखी थी, और मैंने जो पढ़ी थी साइंस अपने नोट्स वगैरह से वो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स की साइंस थी, तो उसमें से तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं लग रहे थे। उसके बाद मैंने उस चैनल से पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने यहाँ से क्विक साइंस यूट्यूब चैनल से पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा एग्ज़ाम होने में सिर्फ 10 ही दिन बचे थे। तो पता नहीं मैं कैसे ही कर पाती, क्योंकि साइंस का इतना बड़ा पोर्शन है और डिफ़िकल्ट भी होता है साइंस, तो 10 दिनों में क्या ही चीज़ें पढ़ी जाएंगी, और जब स्पेशली जब तैयारी ना हो रखी हो बिल्कुल भी। मैं जितनी भी वीडियोस थी उस चैनल पर मैं उन सभी को डाउनलोड करके रख लेती और उनको देखती रहती थी, मतलब रिपीट कर करके देखती रहती थी डेली, या तो नई चीज़ें देखती रहती थी या फिर लास्ट के टाइम पर वो भी रिपीट की थी। नोट्स वगैरह तो मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता था तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती थी, और एग्ज़ाम से मतलब एक दिन पहले उन सारे स्क्रीनशॉट मैंने काफ़ी सारे ले रखे थे। साइंस में, साइंस के भी थे और भी चीज़ों के भी थे, अदर के भी थे, वो सभी रिवाइज़ कर लेती थी मैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बहुत ही कम टाइम था, तो किसी भी चीज़ को अगर मैं नोट्स करने लग जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, इसलिए मैंने कुछ भी नोट नहीं किया था। इसके बाद मेरी तैयारी हो गई थी, जैसी भी तैयारी हुई थी मेरी साइंस की टूटी फूटी बोल लूँगी मैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाई थी 10 दिनों में। 2 फरवरी का मेरा एग्ज़ाम था 2023 में, अभी दिया था मैंने भी।
सो पेपर 2 के लिए मैंने अपना सीक्वेंस बनाया था कि मैं पहले सीडीपी करूँगी, फिर साइंस करूँगी, फिर मैथ्स करूँगी, फिर हिंदी करूँगी, फिर इंग्लिश करूँगी। तो मैं अपने बस उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही थी। स्टार्टिंग में मैंने अपनी सीडीपी कर ली थी, उसके बाद मैं साइंस पर लग गई करने के लिए। लेकिन साइंस में ना इतने डीप लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे थे कि मतलब हर एक क्वेश्चन को करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा सोच कर मतलब चीज़ें करनी पड़ रही थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब मेरा सारा टाइम निकल गया था साइंस करने में ही। और उसके बाद मेरे 3 अदर सब्जेक्ट भी बचे हुए थे। उसके बाद जब मेरी साइंस कंप्लीट हुई और मैंने टाइम देखा साइड में, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था मेरा, तो मैंने देखा कि सिर्फ 50 या 60 मिनट बची हुई थी इन तीनों पोर्शन को करने के लिए मेरे पास, अब मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। इसकी वजह से मैंने ये तीनों चीज़ें ना बहुत ही जल्दी किया है। यहाँ पर आकर मुझे लगा था कि मेरा टाइम कम पड़ गया है। इसकी वजह से मेरे पूरे साइंस के मतलब सीटेट पेपर 2 में कम मार्क्स आए हैं। अगर आप देखोगे तो मेरे इंग्लिश में भी काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, हिंदी वगैरह में भी और मैथ्स में भी। और स्पेशली जिसको साइंस को मैंने इतना टाइम दिया उसमें भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। बट फिर भी चलो जो भी हुआ, मेरा मतलब ये सीटेट का पेपर सेकंड पास हो तो गया था। इस चीज़ की भी खुशी थी कि एटलीस्ट पास तो हो गया ना, फर्स्ट टाइम ही दिया था मैंने भी ये। सो आप सभी से भी यही बोलना चाहूँगी कि मतलब अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया ना सही से अपने पेपर 2 में, तो टाइम कम पड़ सकता है। स्पेशली साइंस और मैथ्स में टाइम लग जाता है करने में। और चीज़ें तो हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन साइंस और मैथ्स थोड़ा सा टाइम लेंगे। अपने टाइम को पेपर सेकंड के लिए स्पेशली अच्छे से मैनेज कर लेना। फर्स्ट वाले पेपर में तो फिर भी टाइम मैनेज अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उसमें साइंस नहीं होता है, सिर्फ मैथ्स होता है जो सॉल्वेबल होता है थोड़ा सा। सो पेपर 2 के लिए बेस्ट टिप्स तो मेरी यही रहेगी कि सबसे ज़्यादा अपने टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और जितने भी पॉइंट्स थे मैंने बता ही दिए लगभग। और अपना पेपर अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक। और कुछ सीटेट से रिलेटेड आपको पूछना तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।